अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट ऑफ द जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इशूज़ से भी बचने में हेल्प करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको NLE के बारे में कुछ थोड़े से टिप्स देना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप जल्द से जल्द इस टेंशन से दूर हो सकें। NLE का एग्ज़ाम जो है वो मैं समझता हूँ कि एक अननेसेसरी एग्ज़ाम है जो कि ज़बरदस्ती थोपा गया है। बहरहाल अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है। अब हमने ये देखना है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं, राइट। NLE का जो सिलेबस है उसको अगर हम डाइसेक्ट करें तो हम उसको दो पार्ट्स में डाइसेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बेसिक साइंसेस एंड नंबर 2 इज़ क्लिनिकल साइंसेस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो नॉलेज है वो किस सोर्स से लेते हैं, राइट। थोड़ी सी रिसर्च करने पे जो मुझे इसके रिलायबल सोर्सेज मिले हैं इंटरनेट से, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 इज़ डिम्स नोट्स। डिम्स एक अकेडमी है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है, और अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसके नोट्स जो हैं वो ज़रूर एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ। उसके बाद जो इसका अच्छा सोर्स है वो है प्लैब के 1700 MCQs बाय डॉक्टर खालिद। ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूँ, तो ये आप देखें, इसमें से भी एक दफ़ा गो थ्रू होना ज़रूरी है। इसी तरह NLE एसेंस के नाम से बुक्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बुक्स जो हैं डॉक्टर आसिफ ने कंपाइल की हैं, और इन बुक्स से भी गो थ्रू होना जो है वो ज़रूरी है। और इसी तरह USMLE स्टेप 1 और स्टेप 2 की जो फ़र्स्ट एड के नाम से बुक्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ये भी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इनमें से भी गो थ्रू ज़रूर हो जाएं, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। इनमें निमोनिक्स बहुत अच्छे बने हुए हैं और इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं आता, अगर आपकी थ्योरी वीक है, तो ये बुक्स आपको ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। इसलिए इन सारी बुक्स से पहले आपको जो है वो बेसिक्स आनी चाहिए। बेसिक जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि NLE के जो MCQs हैं वो टोटल 200 MCQs हैं, और उसके लिए जो आपके पास टाइम होगा वो 3 आवर्स होगा, राइट। और इसमें से आपने 70% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं जो कि आपने सिक्योर करना ज़रूरी है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 50 सेकंड मिलेंगे पर MCQ, राइट। यानी कि एक MCQ आपने 50 सेकंड्स के अंदर अंदर सॉल्व करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर कोई MCQ आपको मुश्किल लग रहा है या आपको लेंथी लग रहा है तो आप उसको स्किप कर दें, आप उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। या अगर कोई MCQ आप कर चुके हैं और आपको बाद में याद आया कि आपने उसको गलत मार्क किया था, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। पार्ट 1 के लेवल पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगी, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ये वाली ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, आफ्टर डिस्कसिंग विद सम पीपल जो NLE एग्ज़ाम बनाने वाले हैं, उनसे डिस्कस करने के बाद जो मुझे समझ आ सकी है NLE की, वो ये है कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लेवल 1 होगा, राइट। लेवल 1 से मुराद ये है कि आपसे सीधी सीधी बात पूछी जाएगी कि एक डिज़ीज़ है, आप उसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। एक डिज़ीज़ है, उसका बेस्ट जो क्लिनिकल टेस्ट है वो कौन सा है, राइट। और अगर किसी डिज़ीज़ के बारे में ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो कौन सी है, या बेस्ट ड्रग है वो कौन सी है, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लेवल 1 होगा। लेवल 2 या लेवल 3 के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की डेप्थ में नहीं चले जाना। आपके जहन में जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि आप इस वक्त लेवल 1 की डिफ़िकल्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, राइट। क्योंकि उन लोगों का कहना ये था कि इस टेस्ट का मकसद ये है कि हमें एक सेफ़ डॉक्टर चाहिए, राइट। सेफ़ डॉक्टर का मतलब ये है कि उसकी जो अप्रोच है वो रिलायबल होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट कहाँ तक है और किस लिमिट पे आके मैंने पेशेंट को रेफ़र करना है या डिस्कस करना है विद अदर डॉक्टर्स, राइट। तो इस सिलसिले में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं और कौन से काम हैं जो आपने नहीं करने। तो जो सबसे पहले नहीं करना, वो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ़ आप थ्योरी पढ़ लें या सिर्फ़ आप MCQs कर लें और आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने थ्योरी भी पढ़नी है और MCQs भी पढ़ने हैं, राइट। और होपफुली अब तक आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अब सिर्फ गिनती के कोई 8-10 दिन रह गए। तो मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपने थ्योरी पे रिलाई करना है,
और ना सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ पर रिलाई करना है बल्कि दोनों ज़रूरी हैं, राइट। इसी तरह ये भी एक ब्लंडर है कि कुछ लोग जो है वो विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं और उनका कहना ये होता है कि हम जो है वो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, हमें सिर्फ ज़रा आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम किस तरह का होता है। तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, इससे डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलती है और नेक्स्ट टाइम जब आप अपीयर होंगे तो आपका जो मोरल है वो कोई अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपने प्रिपरेशन के साथ अपीयर होना है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रिपरेशन जो है वो आपकी कंप्लीट ना हो सकी हो और आपको पता हो कि मैंने कितने परसेंट प्रिपरेशन की है और कितने परसेंट रह गई थी, जो कि आप नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे। यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपने एग्ज़ॉस्ट नहीं होना। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं और एग्ज़ाम के करीब जाके वो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसे लोगों में शामिल नहीं होना, बल्कि आपने मोटिवेटेड रहना है। आपने अपना शेड्यूल जो है वो ऐसा बनाना है कि आप मोटिवेटेड रहें, आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना हों, राइट। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो एग्ज़ाम के करीब आके चिल करना शुरू कर दें और आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर दें, ऐसा भी आपने बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद ये कि आपने अपना स्लीप वेक साइकिल जो है वो ऐसा सेट करना है कि आप एग्ज़ाम वाले दिन, एग्ज़ाम वाले टाइम पे जो है वो आप फ्रेश हों, राइट। ऐसा ना हो कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो आपको नींद आ रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एफिकेसी में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस सिलसिले में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस यूँ करनी चाहिए कि आपके पास 40 सेकंड्स हैं फॉर ईच एमसीक्यू। तो आपने हर एमसीक्यू 40 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है वाइल डूइंग प्रैक्टिस। और जब आप एक्चुअली देंगे तो आपके पास 50 सेकंड्स होंगे, राइट। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये प्रिंसिपल है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, राइट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो रीसेंट बैच अपीयर होने जा रहा है उसके लिए अच्छी खबर ये है कि उस बैच को सिर्फ रिटन एग्ज़ाम देना है और क्लिनिकल एग्ज़ाम से वो एग्जाम्प्टेड है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पीएमडीसी से रजिस्टर्ड बैचेस थे उन सब के लिए ऐसा ही होगा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो मैं अपनी बात को समराइज़ करता हूँ। नंबर 1, स्टडी डेली। आपने कोई दिन ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आप गिनती के दिन रह गए हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप किसी दिन को वेस्ट करें। हाँ, छोटी मोटी ब्रेक्स आप ले सकते हैं। अगर आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, अगर आप थक गए हैं और आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है वो हद से ज़्यादा ही पढ़ते जाएँ। तो कुछ नेसेसरी ब्रेक जो हैं वो आप ले सकते हैं। दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरी तकदीर वाली वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हैं कि दुआ का क्या रोल है, और अगर नहीं देखी तो आई रिकमेंड कि आप फ्री होकर देखिएगा, एग्ज़ाम देने के बाद देखिएगा, राइट। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको आप फर्स्ट गो में कीजिएगा। यानी जो एमसीक्यूज़ हैं जो 1 लाइन का है, आधी लाइन का है या 1.5 लाइन का है, उन एमसीक्यूज़ को आप फर्स्ट गो में ही अटैम्प्ट कर दीजिएगा। और जो लेंथी एमसीक्यूज़ हैं, जो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, उनको आप स्किप कर सकते हैं और उनको आप लेटर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आप किसी भी एमसीक्यू एडिट भी कर सकते हैं। तो बेहतर है कि फ़र्स्ट गो में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें और ऐसे एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करें जो इजी टू सॉल्व है, राइट। जिनमें एक सीधी सी बात पूछी हुई है, जिसका जो स्टेम है वो कोई स्टेरियोटाइप नहीं है, वो एक सीधी सी बात है। तो उन एमसीक्यूज़ को आप जो है फर्स्ट गो में ज़रूर सॉल्व करें। और जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ हैं जिन पे टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उनको आप स्किप करें और उनको आप बाद में सॉल्व करें, राइट। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि आपको दोबारा सोचने का मौका मिल जाएगा। बाज़ औक़ात कोई चीज़ इंसान को नहीं आ रही होती और अगर उसको कुछ मिनट्स के बाद रिपीट किया जाए तो वो उसको आ जाती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आप पे प्रेशर ज़रा कम हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी सॉल्व करने हैं और आपके पास जो गिवन टाइम बचेगा वो भी आपको पता होगा। तो ये है कि ज़रा प्रेशर कम हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन ही एक लेंथी पूरा एक पैराग्राफ आ जाए और अगर आप उस पर 2 या 3 मिनट लगा देते हैं तो आप एक टाइम डेफिसिट में चले जाते हैं और एक प्रेशर जो है वो आपके ऊपर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और उस प्रेशर की वजह से जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं वो भी आप गलत कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रेशर से आपने बचना है। जो सिंपल एमसीक्यूज़ आपको आते हैं वो आप फर्स्ट गो में कर लें और जिन पे आपको थोड़ा सा डाउट है या जो लेंथी लग रहे हैं देखने में, उनको आप स्किप करते जाएँ, उनको आप बाद में सॉल्व कर लें, राइट। तो ये कुछ सजेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, इस दुआ के साथ कि आप जितने भी लोग अपीयर हो रहे हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अनफॉर्चुनेटली ये जो ज़बरदस्ती टेस्ट हम पे थोप दिए गए हैं उनसे आपको निजात दे। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो डॉक्टर्स का फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर वो वैसा नहीं रह गया जैसे किसी ज़माने में हुआ करता था। तो ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे
और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिल में कुछ नरमी डाले, और वो जो दिन ब दिन डॉक्टर्स के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते जा रहे हैं उसमें कुछ कमी आए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और आपकी मोटिवेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।